चलिए आज की क्लास शुरुआत करते हैं। आज है साइंस की क्लास, यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की क्लास देखेंगे और इसका एपिसोड फर्स्ट है। और ये टारगेट कर रहे हैं हम यूपी पीसीएस का जो एग्जाम प्रीलिम्स होने वाला 2024 में, उसको टारगेट कर रहे हैं। और ये एक जीएस रिवीजन सीरीज है, यानी इसमें हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी का रिवीजन करेंगे। कैसे? पीवाईक्यू के द्वारा। ऐसी हमारी और भी सीरीज चल रही है, जैसे पॉलिटी की सीरीज हो गई है, ज्योग्राफी की हो गई, इन्वायरमेंट इकोलॉजी की हो गई, हिस्ट्री की भी सीरीज आने वाली है। यानी आपका पूरा जीएस जो है आप पीवाईक्यू के द्वारा रिवीजन हो जाएगा। इसमें हमने करंट अपडेट भी शामिल किया है। बात करें क्लासेस की अपडेट अगर चाहिए या पीडीएफ आपको नीड हो, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप पेज जो है स्कैन करके या फिर स्टडी या आईएएस नाम से सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। क्लासेस पसंद आ रहा है सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं। 2018 में पूछा गया और ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि कई सारे एग्जाम में ओजोन गैस से बार बार सारे क्वेश्चन आए हैं। तो इसने पूछा है कि अल्ट्रा वायलेट जो रेडिएशन होती है, यानी सूर्य के प्रकाश से जो पराबैंगनी किरणें निकलती हैं, उनके कारण आप देखेंगे विकिरण के कारण निम्नलिखित में क्या उत्पन्न करता है। ठीक है, आप देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, ओजोन या फ्लोराइड्स। तो आप देखेंगे अगर आपको बात करें तो इसमें ओजोन आंसर सही है। लेकिन देखिए कैसे ओजोन बनता है। तो जो सूर्य के प्रकाश से आप देखेंगे जो अल्ट्रा वायलेट रेड होती है, तो समताप मंडल पर पहुंचकर आप देखेंगे फोटोकेमिकल प्रक्रिया के माध्यम से देखेंगे ऑक्सीजन के अणुओं में विभाजित हो जाती हैं। ठीक है, और इससे आप देखेंगे एक नवजात ऑक्सीजन बनता है, यानी आप देखेंगे O3, जिसे क्या कहते हैं, ओजोन कहते हैं। ओजोन के कारण आपको पता है कि ओजोन जो गैस होती है वो परावैंगनी किरणें पृथ्वी की सतह में प्रवेश करती हैं। ठीक है, इसी कारण आप देखेंगे ओजोन डिप्लीशन आपको देखने को मिलेगा और जीवों को नुकसान पहुंचाती है। कुल मिलाकर कहने का मतलब, जो अल्ट्रा वायलेट रेड से रिएक्शन करके जो गैसेस बनाती हैं उसे क्या कहते हैं, O3 या नवजात ऑक्सीजन या ओजोन गैसेस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा है? निम्नलिखित में आप पूछा है, यहाँ पेयर होना चाहिए। निम्नलिखित में आप बताओ कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? रेटनिंग, पनीर, ठीक है, जेनेटिक इंजीनियर प्लाज्म, सुनहरा चावल यानी गोल्डन राइस की बात करें उसमें विटामिन ए, ओजोन परत, क्षोभ मंडल। देखिए एक ही साल 2018 में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ओजोन मंडल से देखिए 2 क्वेश्चन आए हैं, यानी ओजोन परत से 2 क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? क्षोभ मंडल में नहीं पाई जाती, बल्कि आप देखेंगे ओजोन जो लेयर होती है, यहाँ पर देखिए ट्रोपोस्फियर, यहाँ पर देखेंगे क्षोभ मंडल हो गया, इसके बाद क्षोभ सीमा, ये स्ट्रेटोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर की निचली जो परत होती है, यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आपको पाई जाएगी ओजोन लेयर। ओजोन लेयर जो आप देखेंगे, ये जो है यहाँ पर ओजोन लेयर पाई जाती है, यानी समताप मंडल के निचली, यानी समताप मंडल में पाया जाता है ओजोन परत। इसमें ऑप्शन डी जो है सुमेलित नहीं है। ठीक है, इसके अलावा देखेंगे जैसे आप सतह से ऊपर की तरफ जाएंगे तो तापमान में कमी आती है। ठीक है, जैसे ओजोन लेयर के पास आप पहुंचेंगे तापमान बढ़ जाता है, क्योंकि आप देखेंगे डेंस पार्टिकल यानी आपको गैसेस मिलेगी, यहाँ पर अणुएं मिलेंगी, तो यहाँ पर जो है डेंसिटी बढ़ जाती है, जिससे तापमान में वृद्धि हो जाती है। इसके बाद ओजोन लेयर क्रॉस करते ही तापमान में गिरावट आती है। ठीक है, थर्मोस्फेयर में जाएंगे फिर तापमान बढ़ता है, यानी डेंसिटी अगर बढ़ेगा तो तापमान भी बढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। इसके अलावा देख रहे होंगे आपको एक इसमें एक फिगर और दिख रहा होगा, एक सेकंड। इसमें देखिए अरोरा बोरियालिस, अरोरा ऑस्ट्रियालिस, ये अरोरा लिखा है। अरोरा आप देखेंगे, अरोरा क्या होता है? अरोरा बोरियालिस आपको देखने को मिलेगा आर्कटिक सर्किल के पास। ठीक है, आर्कटिक क्षेत्र में। अरोरा ऑस्ट्रियालिस आप देखेंगे, ये आपको देखने को मिलेगा अंटार्कटिका रीजन में। ठीक है, इसके अलावा ये कैसे उत्पन्न होता है? तो आपको पता है कि जो सन की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, यानी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड होती है, और सोलर की आप देखेंगे वे बहुत, उसके कॉन्ट्रडिक्शन से जो है ये बनता है। इसको हम किसी और क्लास में आप देखेंगे, डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा है? निम्नलिखित में किसका आविष्कार विलियम रोजेंट जेन ने किया है? रेडियो, एक्सरे मशीन, इलेक्ट्रिक बल्ब, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये भी एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन था। तो आप देखेंगे इसमें हमने कुछ आपको फैक्चुअल क्वेश्चन दिए हैं, जैसे किसका आविष्कार किसने दिया है, तो इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। और अगर बात करें विलियम रोएंट जेन की, तो उन्होंने जो है आप देखेंगे, उन्होंने 1885 में देखेंगे एक्सरे वेव का, यानी एक्सरे का वेव का आविष्कार किया था, खोज किया था। तो इसमें क्या सही हो जाएगा? एक्सरे मशीन। इसके अलावा देखेंगे इसमें कुछ हमने आविष्कारों की सूची दी गई है, जिसको आपको देख लेना है। जैसे परमाणु बम की बात करें, जूलियन रॉबर्ट ओपेनहाइमर, जो एक मूवी आई है अभी चल रही, 1945 में किया गया था। डीजल इंजन का आप देखेंगे रुडोल्फ डीजर ने किया था। बारूद का व्यापार अल्फ्रेड नोबेल ने किया था, जिनके नाम पे आप देखेंगे नोबेल पुरस्कार दिया था। ऐसे बहुत सारे इसमें
लिस्ट दी गई है जिनको आप देख सकते हैं। ऐसे ही बात करें डीजल इंजन का, रुडोल्फ डीजल ने किया था। और इलेक्ट्रिक मोटर की बात करें, डीसी मोटर की, तो थॉमस डेवनपोर्ट ने किया था। ग्रामोफोन की बात करें थॉमस एडिसन। हाइड्रोजन की बात करें हेनरी कैवेंडिश ने। हेलीकॉप्टर देखेंगे इगोर के द्वारा किए थे। इंसुलिन की बात करें, इंसुलिन आपको ध्यान रखना सर फ्रेडरिक बेंटिंग ने किया था, ठीक है। और इसके अलावा देखेंगे लाइट बल्ब की बात करें थॉमस एडिसन। माइक्रोस्कोप की बात करें जैक्स जैनसन। माइक्रोफोन की बात करें अलेक्जेंडर ग्रामवेल, ठीक है। और इसके अलावा बहुत सारी इसमें जैसे पोलियो वैक्सीन पूछा जाता है जोनास एडवर्ड सॉल्क ने किया था। पेंसिलिन आपसे पूछा जाता है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। आवर्ड साड़ी देखेंगे दमेत्री मेंडलीव ने किया था। तो बहुत सारी इसमें चीज़ें दी गई हैं, इसको आपको पढ़ लेना है, ठीक है। सारी चीज़ें हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये रिवीजन सीरीज है, तो आप पीडीएफ आपको पढ़ना पड़ेगा। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसको हाईलाइट कर दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कैसे पूछा है, डीएनए की दोहरी जो संरचना है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर की बात करें किसके द्वारा दी गई, जैकब मोनेट, बी है वाटसन क्रिक, टी एच जी खुराना, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपको बताता है डीएनए की जो द्विकुंडली संरचना है वो किसके द्वारा दिया गया था, ठीक है। तो आप देखेंगे डीएनए का जो द्विकुंडली संरचना है वो देखेंगे 1953 में आप देखेंगे जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक द्वारा प्रस्तावित की गई थी। इनके अनुसार जो डीएनए की द्विकुंडली संरचना है उसमें न्यूक्लियोटाइड की एक श्रृंखला, दो धागे होते हैं, ठीक है। एक मुड़ी हुई आप देखेंगे सीढ़ी की तरह एक दूसरे के चारों ओर घूमती है, ठीक है। तो यही द्विकुंडली संरचना है, इसी के बारे में दिया गया था। तो आप देखेंगे किसके द्वारा, वाटसन और क्रिक के द्वारा दिया गया था, ठीक है। और इसके अलावा देखेंगे इसमें बेस पेयर होता है, ठीक है, जिसे आप देखेंगे काइटोसिन और गुआनिन कहते हैं, ठीक है, सी और जी। इसके अलावा एक नाइट्रोजन बेस होता है, इसे देखेंगे। इसके अलावा देखेंगे इधर शायद शुगर, फॉस्फेट, बैकबोन भी आपको देखने को मिलता है। इसका स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो आप जियोलॉजी की बुक पढ़े होंगे उसमें आपको, सॉरी बायोलॉजी की में आपको देखने को मिली होगी। बात करें एच जी खुराना की, एच जी खुराना को 1968 में आप देखेंगे मार्शल डब्ल्यू निरनबर्ग और रॉबर्ट डब्ल्यू होली के साथ फिजियोलॉजी मेडिसिन के लिए नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से दिया गया था। एच जी खुराना ने क्या खोजा था, इन्होंने न्यूक्लिक एसिड से न्यूक्लियोटाइड का क्रम खोजा था, ठीक है, जिससे आप देखेंगे जेनेटिक जो कोड होते हैं और उनके बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा बात करें जैक्सन मोनार्ड और फ्रैंकफोइस जैकब की बात करें तो इन्होंने प्रोटीन के निर्माण के दौरान आनुवांशिक जानकारी पर के बारे में जानकारी दी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा है, इसने पूछा है निम्नलिखित में किस विद्युत चुम्बकीय विकिरण में अधिकतम ऊर्जा होती है, दृश्यमान प्रकाश यानी विजुअल लाइट में, इंफ्रारेड रेड में, अल्ट्रावायलेट रेड में, एक्सरे में। तो आपको बताना है किस विद्युत चुम्बकीय विकिरण में अधिकतम ऊर्जा होती है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, लगभग हर एग्जाम में हर स्टेट में पूछा जाता है, ठीक है। तो अगर बात करें तो ये देखिए एक आपको यहाँ पर लाइन खींची गई है, इस पे यहाँ पर गामा रे, एक्स रे, अल्ट्रावायलेट, विजिबल रेज जो हम देख सकते हैं, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो। आप देखेंगे इसमें जैसे जैसे आप इधर जा रहे हैं, ये तो विजिबल रेज है जो हम देख, इसके इधर जा रहे हैं, ठीक है। यानी अगर बात करें तो इधर देखेंगे तो शॉर्टर वेवलेंथ हो रही है, वेवलेंथ शॉर्टर हो रही है, इसका मतलब हायर फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी का मान एफ का मान जो है ज़्यादा है। और एफ का मान ज़्यादा है तो आप देखेंगे एनर्जी भी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। जैसे आप देखेंगे तो यहाँ पर अगर लॉन्गर वेव यानी वेवलेंथ लंबी मिल रही है तो आप देखेंगे लोअर फ्रीक्वेंसी है और यहाँ पर लोअर एनर्जी देखने को मिलेगी। तो आप देखेंगे सबसे ज़्यादा एनर्जी आपको किसमें, गामा रेज में दिखने को मिलेगी। उसके बाद आप देखेंगे एक्सरे में, फिर अल्ट्रावायलेट में, ये घटता हुआ क्रम है, ठीक है। अगर बढ़ती आवृत्ति क्रम में आपसे पूछा जाए तो स्पेक्ट्रम की बात करें तो रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, परावैंगनी रेड, एक्सरे, गामा। तो ये बढ़ते फ्रीक्वेंसी यानी फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है यानी इसकी जो एनर्जी है वो भी बढ़ रही है। तो कुल मिलाकर इसमें क्या सही होगा, एक्सरे। अगर गामा रे दिया होगा तो गामा रे होता, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है क्योंकि क्वेश्चन कई बार इससे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्रम भी मैंने दे दिया है कि बढ़ती आवृत्ति यानी बढ़ती आवृत्ति का मतलब यहाँ पर हायर एनर्जी की भी बात कर रहा है, उसके क्रम में ये दिया है सब, ठीक है। रेडियो, माइक्रो और इसके अवरक्त दृश्य, परावैंगनी विकिरण, एक्सरे, गामा। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट एनर्जी किसके पास है, आप देखेंगे गामा रेज के पास है, ठीक है। गामा किरणों की मैं बात करें सबसे अधिक ऊर्जा सबसे छोटी तरंगदैर्घ्य, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे तरंगदैर्घ्य जो है सबसे छोटी होती है और सबसे अधिक आवृत्ति देखने को मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा है, इसने पूछा है मीथेन निम्नलिखित में किससे उत्सर्जित होता है, केवल धान के खेत में, ऑप्शन बी केवल दीमक के घर में, ऑप्शन सी ए और बी दोनों में, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं।
ये एक ऐसा क्वेश्चन है मेथेन से हमेशा क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन आउट है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें, एनवायरनमेंट की बात करें तो वो क्वेश्चन आउट है। खासकर मेथेन उत्सर्जन से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप देखेंगे मेथेन तो धान के खेत से, अगर एग्रीकल्चर एरिया में देखेंगे, एग्रीकल्चर से सबसे ज़्यादा मेथेन जो है आप देखेंगे धान की फसल से होता है। ठीक है। अगर इसमें 2 ऑप्शन दिए, दीमक के घर से भी आप देखेंगे मेथेन का उत्सर्जन होता है। कहने का मतलब बात करें तो मेथेन का उत्पादन कोयला, प्राकृतिक गैस यानी नेचुरल गैस की बात करें, ठीक है, अभी नेचुरल गैस के बारे में भी क्वेश्चन अलग से पूछा गया था, उसको भी डिस्कस करेंगे। तेल उत्पादन परिवहन के दौरान किया जाता है। और इसके अलावा बात करें मीथेन के अन्य उत्सर्जन के साधन की बात करें तो आप देखें पशुओं से, दीमक से, अन्य कृषि पद्धतियों में धान के खेत से, नगर पालिका का जो ठोस लैंडफिल होता है वहाँ से जैविक कचरे के क्षय से परिणाम स्वरूप होता है। तो कुल मिलाकर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो मीथेन का उत्सर्जन ओवरऑल होता है वो नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम से होता है। ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। वहीं एक बार नेचुरल गैस से पूछा था प्राकृतिक गैसों में मुख्य गैस कौन सी है, तो उसमें दिया था एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, मेथेन। तो प्राकृतिक गैसों में सबसे मुख्य गैस होती है वो है मेथेन, CH4। ठीक है, ये आपको दिमाग में ध्यान रखना है। अगर जब भी आपसे पूछा जाए नेचुरल गैस में मुख्य गैस कौन सी है तो आपको लगाना है मेथेन। मेथेन वो है मुख्य गैस है प्राकृतिक गैसों में। प्राकृतिक गैस क्या है? वो एक गैसों का मिश्रण जिसमें हाइड्रोकार्बन से भरपूर होती है। यानी सभी गैसें, जैसे मीथेन की बात करें तो एथेन की बात करें, प्रोपेन, ब्यूटेन हो गया, ठीक है, और इसके अलावा नाइट्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, ठीक है, इन कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, इन सब में जो है ये क्या है, नेचुरल गैसें होती हैं। ठीक है। इसमें देखेंगे एनर्जी कंपाउंड दिया है, नॉन एनर्जी कंपाउंड दिया है। ठीक है। नॉन एनर्जी कंपोनेंट में नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड हो गए, हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया, हीलियम हो गया। और एनर्जी कंपोनेंट की बात करें तो इसमें देखेंगे तो ब्यूटेन, प्रोपेन, एथेन, मेथेन। बस आपको इसमें ध्यान रखना है कि मेथेन जो है वो प्राकृतिक गैसों में यानी नेचुरल गैसों में मुख्य गैस की भूमिका में रहता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा मेथेन पाई जाती है। इसके अलावा बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, इसमें पूछा है निम्नलिखित में कौन सा तत्व अर्धचालक यानी सेमी कंडक्टर है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज ए सेमी कंडक्टर? एल्युमिनियम, सिल्वर, सिलिकॉन, लेड। यानी चांदी, सिलिकॉन, आप देखेंगे शीशा, और एल्युमिनियम की बात कर रहा है। अगर आपसे सेमी कंडक्टर पूछा जाए तो चांदी तो कंडक्टर है, ठीक है, विद्युत का चालक है। सेमी कंडक्टर की बात की जाए, सेमी कंडक्टर में आप देखेंगे तो सिलिकॉन हो गया, ठीक है, जर्मेनियम हो गया, ठीक है, तो ये देखो क्या हो जाएगा, और सी वाटर हो गया, ये सब क्या हो जाएगा, अर्धचालक हो जाएगा। इसके अलावा भी देखेंगे तो ये जो आवर्त सारणी में आप ये सब देख रहे हैं, जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, तो ये सब क्या है, ये सब सेमी कंडक्टर की श्रेणी में आता है। इधर आ जाएंगे इंसुलेटर आ जाएगा। ठीक है, यानी इंसुलेटर का मतलब ये डिफिकल्ट होता है कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में। इधर आए जाएंगे हाई आपको कंडक्टिविटी मिलेगी। ठीक है, तो कुल मिलाकर आप देखेंगे इसमें क्या हो जाएगा, सिलिकॉन। ठीक है, इसमें ऑप्शन सी जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, इसमें क्या पूछा है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस निम्नलिखित में किसका संयुक्त उद्यम है? ठीक है, 2018 में ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। भारत रूस, भारत चीन, भारत इजराइल, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप देखेंगे जो ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो ब्रह्मोस है, ये आप देखेंगे भारत और रशिया के बीच ये संयुक्त उद्यम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इससे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है? स्मॉग, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, फ्लाई एश। प्राथमिक प्रदूषक, द्वितीयक प्रदूषक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, चाहे उसको एनवायरनमेंट पे रख लीजिए या फिर जो है साइंस एंड टेक में रख लीजिए। एयर पोल्यूशन की बात करें तो दो टाइप के पोल्यूशन आपको देखने की मिलेगी। एक तो नेचुरल रिसोर्स, यानी आप देखेंगे बिना मिलावट के जो गाड़ियों से निकलता है, ठीक है, या ज्वालामुखी से निकलता है, या आप देखेंगे जो भी हमारे इंडस्ट्री है वहाँ से निकलता है, वो क्या होता है, वो प्राइमरी रिसोर्स होता है, प्राइमरी पॉल्यूटेंट होते हैं। यानी आप बात करें तो मोस्ट ऑफ द हाइड्रोकार्बन जो सस्पेंडेड पार्टिकल होते हैं वो क्या होता है, प्राइमरी पॉल्यूटेंट होते हैं। जैसे आप कार्बन डाइऑक्साइड की बात, कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें, पीएम पार्टिकल की बात करें, सल्फर डाइऑक्साइड की बात करें, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की बात करें, ठीक है, तो ये सब क्या है, प्राइमरी पॉल्यूटेंट हैं। लेकिन जब वो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट यानी और किसी के साथ अभिक्रिया कर लेते हैं, वो क्या बन जाता है, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट बन जाते हैं। जैसे आपकी बात करें तो स्मॉग की बात करें, स्मॉग आप देखेंगे तो ये जो है क्रिया करके जो है आप देखेंगे तो ये सेकेंडरी पॉल्यूट बन जाते हैं। पहले ये फॉग रहता है, फॉग में आप देखेंगे स्मॉग सेकेंडरी पॉल्यूटेंट साथ जो
निकला रहता है, उसके साथ क्रिया करके जो है ये स्मॉग बन जाता है। स्मॉग में आप देखेंगे विजिबिलिटी आपको कम देखने को मिलेगी फॉग की अपेक्षा। तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी लिस्ट आपको ध्यान रखनी है, कौन सा जो है सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है, कौन सा प्राइमरी पॉल्यूटेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है निम्नलिखित में कौन सा सामान्य परिस्थिति में पेड़ के पत्तों के सरसराहट से डेसिबल को दर्शाता है? 10 डेसिबल, 20 डेसिबल, 60 डेसिबल, 100 डेसिबल। ठीक है, तो ये भी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। आपको बताना है पत्तों की सरसराहट कितने डेसिबल को दर्शाता है। तो पत्तों की सरसराहट की बात करें वैसे तो 20 डेसिबल को दर्शाता है। इसके अलावा अगर बात करें तो डेसिबल क्या है? एक लघुगणक इकाई जिसका उपयोग ध्वनि के स्तर को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, डेसिबल पैमाने पर 10 के स्तर में वृद्धि का मतलब होता है कि एक ध्वनि वास्तव में 10 गुना अधिक तीव्र शक्तिशाली है। ठीक है, फुसफुसाहट यानी जो हम लोग फुसफुसाहट बात करते हैं वो 30 डेसिबल होता है। एक सामान्य बातचीत कितना होता है? 60 डेसिबल होता है। समय की लंबी अवधि में 70 डेसिबल से अधिक शोर हमारी सुनाई यानी जो हम सुनने की क्षमता है उसको नुकसान पहुंचा सकता है। और सामान्य परिस्थिति में आप देखेंगे पत्तों की सरसराहट से 20 डेसिबल इसकी जो है ध्वनि की इकाई होती है। तो ठीक है, ये डाटा भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करें तो आप 120 डेसिबल से ऊपर अगर तेज शोर हो रहा है तो आपको जो है जो कान है वो तुरंत ही खत्म हो जाएंगे। और मोटरसाइकिल का इंजन एक बार पूछा था, मोटरसाइकिल के इंजन का चलना लगभग कितने डेसिबल का जो है आप देखेंगे साउंड प्रोड्यूस करता है? तो 95 डेसिबल, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने जो है 10 क्वेश्चन आज किए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 10 क्वेश्चन और करेंगे। आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। धीरे धीरे रिवीजन करेंगे ताकि आप क्लासेस पूरा देखें और आपको समझ में भी आए।